नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या कुछ अलग लग रहा है? अरे गुड़ी पड़वा स्पेशल वीडियो है ना। तो आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं भारतीयों को सोने पर इतना प्रेम क्यों है। अरे ये वाला सोना नहीं, सोना मतलब गोल्ड। और फिर इससे इतना लगाव क्यों? अब इस पे एक नजर डालते हैं और हम देखेंगे कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। क्राइटेरिया ये हो सकता है कि आपने टोटल कितना सोना खरीदा है। तो देखेंगे कि हमारे भारतीयों के पास कितना सोना है और एक देश के रूप में हमने कितना सोना खरीदा है। हम देखेंगे कि इसका कितना इंपोर्ट किया गया है। बहुत ही अमेजिंग डेटा पॉइंट है, देखते हैं। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का कंज्यूमर है। ओके, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंपोर्टेड सोने की मात्रा 88.5% बढ़ गई है 2023 की कंपैरिजन में। तो हम अभी भी ज्यादा क्यों खरीद रहे हैं और हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? और उसके बाद अप्रैल से दिसंबर 2023 तक इतने टाइम में हमारा जो कुल इंपोर्ट या टोटल इंपोर्ट था वो 26.7% से बढ़कर 35.90 अरब डॉलर तक हो गया था, यानी 35.95 अरब डॉलर। हमने इतना सोना आयात किया है, यानी इंपोर्ट किया है। तो अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय क्या कर रहे हैं। वो तो ढेर सारा सोना खरीद रहे हैं। या तो वो भारत से ही सोना खरीदते हैं या फिर इंपोर्ट करके सोना खरीदते हैं। ओके, तो फिर आपके घर में कितना सोना होगा, यानी जितने भारतीय घर हैं। अगर हम सारे घरों में से सोने की कुल मात्रा लेना चाहें तो ये कितना हो सकता है? और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की कैलकुलेशन के अनुसार भारतीय परिवारों के पास 21,000 टन सोना है। इतना है। अब एक मजे की बात कहती हूँ, जितना सोना भारत के केंद्रीय बैंक के पास है या आरबीआई के पास है, उससे ज्यादा सोना भारतीयों के पास है, भारतीय घरों में है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीयों का सोने पर कितना प्यार है। अब हमें एहसास हुआ कि हम खरीद तो रहे हैं, पर सोना खरीदने का समय क्या है, टाइमिंग क्या होता है, आप इसे खुद देखिए। शादी ब्याह आते ही शॉपिंग बढ़ जाती है। तो ये कौन सा टाइम है? टिपिकली अक्टूबर से फरवरी। इस टाइम के दौरान जो साल भर का सोने का शॉपिंग किया जाता है उसका अराउंड 60% अक्टूबर और फरवरी के बीच किया जाता है। आई होप कि अब आप बेसिक बातें जान गए होंगे और जान गए होंगे कि भारतीय सोना क्यों खरीदते हैं और सोना पसंद क्यों करते हैं। पर हमारा आरबीआई थोड़े ही पीछे रहेगा। आरबीआई यानी हमारा केंद्रीय बैंक, या हम कह सकते हैं हमारे देश का बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या उन्होंने कोई सोना खरीदा है? हाँ, ऑफ कोर्स खरीदा है। जनवरी 2024 सिर्फ एक ही महीने में 8.7 टन सोना इतना भारतीय रिजर्व बैंक ने खरीद लिया है। पर अगर हम इस बारे में बात करना चाहते हैं कि ये ज्यादा है या कम, तो मुझे 8.7 की कंपैरिजन किसी चीज से करनी होगी। कंपैरिजन किससे करें? 2023 और पिछले साल आरबीआई ने 16.2 टन इतना सोना खरीद लिया था। देखिए, पूरे 2023 में अराउंड 16 टन सोना खरीदा गया है और अकेले इस साल जनवरी में 8.7 टन सोना खरीदा गया है। तो आई होप आप भी जान गए होंगे कि हमारा आरबीआई भी बहुत सारा और तेजी से सोना खरीद रहा है। पर सिर्फ हमारा सेंट्रल बैंक ही सोना क्यों खरीदता है? दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक भी सोना खरीदते हैं। चलो अब हम थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव या फिर एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेते हैं। और उसके लिए ये देखिए, तो यहाँ आपको पता चलेगा। यहाँ देखिए, चीन के सेंट्रल बैंक ने सबसे ज्यादा सोना खरीदा है। ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है। इसके बाद पोलैंड ने भी खूब सोना खरीदा। और अगर भारत पर नजर डालें तो भारत नीचे अराउंड 6ठे स्थान पर है। अब चीन ने इतना सोना क्यों खरीदा है? ये 2023 की तारीख है। चीन ने इतना सोना क्यों खरीदा है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ रियल एस्टेट का, मतलब बिल्डिंग वगैरह का, चीन में इसका लंबे समय से प्रॉब्लम चल रहा था। खबरों में इसका जिक्र था। क्या आप जानते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या करते हैं? अच्छा, रियल एस्टेट अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो हम पैसा कहीं और लगाते हैं। तो उनके पास सोने में ज्यादा पैसा जमा है चीन के सेंट्रल बैंक में। पोलैंड ने भी इतना सोना खरीदा है। तो क्यों खरीदा है? क्योंकि पोलैंड रशिया और यूक्रेन इन दोनों का पड़ोसी है। ओके, अब हर जगह अनिश्चितता है। तो ऐसे समय में जब अनिश्चितता का माहौल होता है तो सोने में इन्वेस्टमेंट को सेफ माना जाता है और सुरक्षित माना जाता है। और इसीलिए पोलैंड ने भी बहुत सारा सोना खरीदा। मैंने सभी देशों के बारे में नहीं, सिर्फ चीन के बारे में बताया, क्योंकि उनका एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यानी रियल एस्टेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो सेंट्रल बैंक ने सोना खरीदा। अनिश्चितता के कारण पोलैंड ने सोना खरीदा। तो भारत ऐसा क्यों कर रहा है? भारत के 2-3 कारणों का उल्लेख किया गया है। एक, अनिश्चितता तो है ना, वहां रशिया और यूक्रेन चल रहा है। यहाँ आप सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है।
अब इस सारी अनिश्चितता के बीच भारत भी खुद को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा सोना खरीद रहा है। विविधता भी जरूरी है, जैसा आप कहते हैं मैं कहती हूँ। क्या हम सब अपना पैसा एक ही जगह रखते हैं? सारा पैसा एफडी में रखा ऐसा नहीं करते, हम कई अलग जगहों पर रखते हैं। कुछ एफडी में, कुछ स्टॉक्स में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ सोने में रखते हैं। पीपीएफ वगैरह में थोड़ा रखा जाता है। और यही बात हमारे भारत ने भी कही है। सेंट्रल बैंक का क्या कहना है? वो भी यही कहते हैं कि हमने भी अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट किया है। हम विविधता लाने के लिए सोने में कुछ और पैसा लगा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स फॉरेन करेंसी रिस्क भी एक प्रकार है। तो फिर हम इकोनॉमिक्स में ही चले जाएंगे, तो अब हम फॉरेन करेंसी रिस्क वगैरह नहीं देखेंगे। पर मैं आशा करती हूँ तब से लेकर अब तक मैं जो भी कह रही हूँ उसमें से एक बात तो आपने जरूर नोटिस की होगी कि सोना हमारा एक अच्छा दोस्त साबित होता है। जब भी अनिश्चितता होती है, जब प्रॉब्लम्स होती है, जो सबसे ज्यादा काम आता है वो सोना होता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। पर सोने की कीमत 1 लाख कब होगी? देखिए, ये कह रहे हैं कि चीन को छोड़ो, पोलैंड को छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट बात बताओ। ये बताओ 1 तोला सोने का भाव 1 लाख रुपए कब होगा? हमें बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं। देखिए, जरा इतना नॉलेज देने पर भी पूछते हैं कि पैसे कितने मिलेंगे। बताती हूँ, चलो। इसका रिटर्न कितना होगा? ये जानना होगा कि सोना कितना रिटर्न देगा और इसका रिटर्न ज्यादा है या कम है। अगर मैं ये देखना चाहती हूँ तो मुझे रिटर्न की कंपैरिजन किसी चीज से करनी होगी। अब निफ्टी से कंपेयर करते हैं। मैडम, अगर आप थोड़ा पेशेंस रखती हैं तो थोड़ा और सिखाने दीजिए। फिर बात आती है आपके 1 लाख रुपए की। अब वो मुस्कुरा रही है। तो अब एक काम करते हैं, पहले निफ्टी की कंपैरिजन करें। पहले निफ्टी के कुछ फिगर्स लेते हैं और हमें ये देखना होगा कि निफ्टी ने नॉर्मली हमें कितना रिटर्न दिया है, राइट? तो इसकी कंपैरिजन सोने से करूंगी और हम देखेंगे कि कौन बेहतर रिटर्न दे रहा है। हमें ये जानना होगा कि निफ्टी की शुरुआत 1995 में हुई थी। अगर मुझे निफ्टी और सोने की कंपैरिजन करनी है तो मुझे सोने का 95 का भाव लेना होगा। इसकी और आज के भाव की कंपैरिजन करके दोनों के बीच के रिटर्न की कंपैरिजन करूंगी। ये आसान है। अभी निफ्टी की वैल्यू 1000 थी और लेटेस्ट या कल की वैल्यू क्या थी बताओ जरा? 22,513। 22,513 हिंदी में, वाह क्या बात है। और कितने साल? सॉरी, ये 29 साल ही होगा ना। ये 29 साल का रिटर्न है। यहाँ देखें तो ये नंबर 11.33 है। क्या मतलब है? तो अब आप देखिए कि आमतौर पर निफ्टी ने पिछले 29 सालों में 11.33% का एवरेज रिटर्न दिया है। इसे अंग्रेजी में CAGR कहते हैं। ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 11.33, क्योंकि हम तुलना करना चाहते हैं कि 1995 से 2024 तक सोने ने कितना रिटर्न दिया है। सोने की पहली वैल्यू क्या थी? 4,680 रुपए। 4,680 रुपए प्रति तोला। और अब 70,845। अरे हिंदी नंबर्स बंद हो गए। 72,845 या 72,845। हम सिर्फ 29 साल का कैलकुलेशन लगा रहे हैं और आप यहाँ देखेंगे कि सोने ने सिर्फ 9.99% का रिटर्न दिया है। ये थोड़ा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एफडी से ज्यादा है, लेकिन ये निफ्टी से कम है। तो देखो, ये मेरा शेयर मार्केट का प्रेम है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ भी 9.90% रिटर्न मिला है। देखो, अब वो गुस्से से देखने लगी है कि पहले मुझे उस 1 लाख रुपए का कैलकुलेशन दे दो। बता रही हूँ, अब 9.90%, 9.93 पकड़ते हैं। इतना रिटर्न मिला है, सही। अब सोने की फ्यूचर की कीमत की कैलकुलेशन करते हैं, ओके? और उसके लिए चलिए अब लम सम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेटर पर चलते हैं। सोने का आज का भाव 72,845। 72,845। और हमने कितने परसेंट की कैलकुलेशन की थी? 9.93, ओके? और मान ले 4 सालों में, अगर अगले 4 सालों तक सोना इसी दर से बढ़ता रहा तो देखते हैं क्या होता है। ओहो, देखो ये हो गया 1,06,381। इसका मतलब है कि अगले 4 साल में सोना 1 लाख के पार जा सकता है, ओके? जरा देखिए कि ये थोड़ा जल्दी यानी 3 साल में होगा क्या? अरे ये सब्जी मंडी नहीं है। और उधर श्रेया तो हाथ अपने मुंह पर रखकर जोर से हंस रही है कि जरा देख लो, एडजस्ट कर लो और सोने को 1 लाख तक जल्दी ले आओ। ठीक है, तो चलिए आइए थोड़ा देखते हैं। अब हम क्या करें? हम लोग तो सीए हैं, आखिरकार इसका गणित बिठाना पड़ता है और लोग यही अपेक्षा करते हैं। ठीक है, अब अगर पिछले साल पर नजर डालें तो हम 2023 में देखेंगे। 2023 में 14.88% सोने का रिटर्न था। 29 सालों का एवरेज रिटर्न क्या था? 9 पॉइंट कुछ परसेंट था। पिछले साल ये 14.88% यानी 15% था, राइट?
पिछले वर्ष 15% रिटर्न मिला, अगर आपको इस वर्ष भी 15% मिला तो फिर कितना समय लगेगा? तो हमें क्या करना है, वापस चलते हैं फ्यूचर वैल्यू में। यहाँ 72,845 ही रखते हैं, ठीक है, और यहाँ हम 15% तक राउंड ऑफ करते हैं। ओके, 15% तक राउंड ऑफ करके ये जल्दी हो जाना चाहिए। अगर ये 3 साल तक ऐसा ही रहा तो क्या होगा? एक ही रेट पर 3 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1,10,000 रुपए एक तोले का। अगर सोना लगातार 15% बढ़ता रहा तो सोने की इतनी कीमत हो सकती है। ओके, वाह वाह वाह, जितनी सोने पर चमक होती है उतनी चमक इसके चेहरे पर अब है। अब आप जान गए हैं सोना या निफ्टी, इनमें से किसने आपको ज्यादा रिटर्न दिया है, और सोना 1 लाख रुपए पर तोला ये हो सकता है या नहीं, इसका भी जवाब बहुत अच्छे से दिया गया है। अब आप इस वीडियो से ये जान गए हैं। और पहली बात क्या है कि हमें सिर्फ सोने में पैसा नहीं लगाना है। सोना हो या निफ्टी हो या पीपीएफ, आपको अपने पोर्टफोलियो को कई सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अगर सेंट्रल बैंक्स ऐसा कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए, राइट? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोना कब तक 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा, एक्सप्लेन किया है, पर मैं भविष्य नहीं बता सकती। मैं क्या कर सकती हूँ, पिछले सालों में क्या हुआ है, ये मैं स्टडी करती हूँ और आपको बताया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या हो सकता है, इसका अंदाज मैंने लगाया है। अब आपके पास क्या होमवर्क है? मैंने बहुत दिन के बाद होमवर्क दिया है, इसे जरूर करें। मैंने अभी आपको हमारी वेबसाइट पर कैलकुलेटर में दिखाया है कि अगर हम सोने का उतना ही CAGR लें तो कितने साल में सोना 1 लाख का हो सकता है। तो इसी तरह आप मुझे बताएं कि निफ्टी 40,000 तक कब पहुंचेगा, और ये आप मुझे बताने वाले हैं, पर कहाँ? इसे कमेंट सेक्शन में कहना है, और इसे कहने में शर्माना नहीं है, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं हमारा है।